Hello everyone. So in the previous class, we have studied dropout and normalization. और ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमें आर्किटेक्चर बनाने में मदद करते हैं न्यूरल नेटवर्क के। ठीक है, क्योंकि डेंस लेयर तो आप ऐड करते ही हो नेटवर्क बनाने में। ठीक है, कंप्यूटेशन तो वहीं पर ही हो रहा है, लेकिन हमारी जो डिस्कशन शुरू हुआ और ओवरफिटिंग जैसी समस्या के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ड्रॉप आउट एंड नॉर्मलाइजेशन जो है ये रेगुलराइजेशन के अंदर आता है। इट्स रेगुलराइजेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो और कोशिश करते हो कि मेरा जो मॉडल है वो ओवरफिटेड ना हो। ठीक है, और वो अनसीन डेटा पर या टेस्ट पर अच्छी एक्यूरेसी दे। ठीक है, तो ड्रॉप आउट में कल आपने पढ़ा कि यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर एक न्यूरॉन की ट्रेनिंग मैं नहीं चाहता। ट्रेनेबल तो हर न्यूरॉन है। कल आप देखेंगे बड़ा इन डेप्थ आखिरी आखिरी में जो लास्ट तक रुके और सुन रहे समझ रहे थे, उनके लिए ये बात हुई कि जब आर्किटेक्चर पर नजर डाली, ड्रॉप आउट इंक्लूड करा आर्किटेक्चर में, उसके बाद जब समरी प्रिंट करी मॉडल की, तो उसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स तो जितने न्यूरॉन हैं उतने रहेंगे। ट्रेनेबल तो हैं वो, आप उनको इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे हो, इसी कारण उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। यानी आपने उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। वो ट्रेनेबल तो है, ठीक है, लेकिन आपने उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। और किसी भी प्रोबेबिलिटी के तहत कोई भी न्यूरॉन जो है वो कनेक्शन से बाहर हो जाएगा। यू टुक ना ड्रॉप आउट .2 तो 20% ऑफ द न्यूरॉन कोई भी रैंडमली वो शॉर्ट हो जाएंगे, वो कनेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग ही नहीं होगी उनकी। सीधी सी बात है, ट्रेनेबल तो हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई, डेटा आया नहीं ना उनके पास, तो वो रिजल्ट कहां से देंगे। तो ड्रॉप आउट में यही होता है। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आया कि सर आप डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, नॉर्मलाइज करो, क्योंकि यदि आप डेटा मॉडल के अंदर स्क्यूड दोगे तो सर उसके ओरिएंटेशन के कारण ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा डेटा हमको नहीं चाहिए सर। हमें ऐसा डेटा चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मलाइज्ड हो, मीन जीरो हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। इस प्रकार से आप कुछ करिए तो मुझे यूनिफॉर्मिटी मिलेगी डेटा के अंदर। वो यूनिफॉर्मिटी बोले तो उस हिसाब से नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एंड बेल शेप होता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, जनरल नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज समथिंग अवर रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले बने गए हैं। उसके हिसाब से आप कोई भी स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हो, कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हो तो मैं उस पर रिजल्ट निकाल लूँ, ये चाहता हूँ। तो भाई हमने बैच नॉर्मलाइजेशन के लिए पढ़ा, और क्वेश्चन ही आया कि सर स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में अंतर क्या है। क्योंकि आप जो कल फॉर्मूला लगा रहे थे नॉर्मलाइजेशन वाला, ये था। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच यू अप्लाइड। और सर यही स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला है, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ही होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो कल आपको ये समझाया कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ये इंटरचेंज टर्म्स जो है लिए जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइज करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन इज वन ऑफ द टेक्निक जिसका यूज होता है। नॉर्मलाइज करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन एज अ टेक्निक यूज होती है। सो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ओनली। और भाई क्या है, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन में आप यू रीस्केल फीचर टू हैव अ मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, वही हम चाह रहे थे कि मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, इस तरीके की रीस्केलिंग करना चाह रहे हो। ये स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला है, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, जो ऊपर लिखा है, जो हमने कल यूज करा है। ठीक है, और आउटलायर से इसका इंपैक्ट कम पड़ता है।
ठीक है, आउटलायर्स से अफेक्ट जो है कम होता है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। नॉर्मलाइजेशन जो है वो रीस्केल करता है फीचर को 0 से 1 के बीच में, और ये एक्स मिन और एक्स मैक्स, ये मिन मैक्स स्केलर की तरह बात हो गई है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, ये सेंसिटिव है आउटलायर्स को। ठीक है, एंड सूटेबल फॉर एल्गोरिथम्स रिक्वायरिंग इनपुट डेटा ऑन अ सिमिलर स्केल, जो सिमिलर स्केल पर चाहिए हमें उनके लिए होता है ये। ठीक, तो आप ये देखिए फॉर्मूला यहाँ का एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ का एक्स माइनस मिन अपॉन मैक्स माइनस मिन। लेकिन आप इसकी देख लीजिए एक्सपेक्टेशन क्या है, ये आउटलायर के लिए सेंसिटिव है, और जो सिमिलर स्केल पे डेटा को करना चाहते हैं वहां के लिए है। और स्टैंडर्डाइजेशन में ऐसा है कि मैं मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 चाहता हूं और डेटा को स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूं, आउटलायर के इफेक्ट से बचाना चाहता हूं। सो ये एक प्रकार की नॉर्मल नॉर्मल करने वाली ही टेक्निक है ये। ठीक है, अब इसको नाम स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कह दिया गया है कि आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो इस फॉर्मूला का यूज करके, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कहलाया जाता है जब उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो। ठीक, so it's a normal distribution only, but you are saying standard normal distribution when you are having a mean 0 and standard deviation 1। तो वही प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में क्या अंतर होता है। सो स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्म डेटा टू हैव अ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मेकिंग इट सूटेबल फॉर एल्गोरिथम्स टू अज्यूम। मैंने कल भी बोला था कि ऐसा करने पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो गया है। वी अज्यूम दिस थिंग। ठीक है, कई चीजें अजम्पशन पर चलती है। आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, सारी चीजें करते हो, तो वी अज्यूम। आप डेटा के ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते थे, आप डेटा को स्क्वायर रूट भी कर सकते थे, फीचर का स्क्वायर रूट कर लो, फीचर का लॉग निकाल लो। वो भी यही करता है कि उसको नॉर्मल में उसने कन्वर्ट कर दिया, अजम्पशन बन जाएगा हमारा कि हाँ भैया नॉर्मल हो चुका। यानी कि इफ आई रीशेयर माई कंप्लीट स्क्रीन, मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक, एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि क्या बात है। देखिए, आपको डेटा जो है इस तरीके का दिया गया है, आपने हिस्टोग्राम बनाया और आपने पकड़ ली बात, क्या डेटा तो मेरा स्क्यूड है। अब आप या तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड स्केलर लगा दो, या आप इस फीचर को लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, इसको लॉग के अंदर दे दो, या इस फीचर का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हम अज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा अजम्पशन है और बस हमने उसको मान लिया, और आगे हम अपने मॉडलिंग पर्पस के लिए उसको यूज कर लेंगे कि भैया इस पे मॉडल वॉडल लगा दो, ये कर लेंगे। तो भाई वही करा गया है बैच नॉर्मलाइजेशन में, आप डेटा बैच में लोगे और उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। बात क्लियर हुई। फिर आपने स्केलिंग एंड शिफ्टिंग भी करी थी, ये दो ऑपरेशन आपने और चुपकाए थे उसमें कि डेटा नॉर्मल आ गया, अब इसके ऊपर ये काम करो करो, स्केल करो और शिफ्ट करो। तो स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑपरेशंस अलोंग विद द नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स स्टेबलाइज एंड इंप्रूव द ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क बाय अलाउइंग देम टू लर्न ऑप्टिमल रेंजेस एंड मीन वैल्यूज ऑफ द एक्टिवेशंस। ठीक है, तो यार ये जो है ना वो स्केल पैरामीटर होगा और एक जो है उसके साथ एक शिफ्ट पैरामीटर होगा, दोनों पैरामीटर होंगे और डेटा को बुलाएंगे। कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, allowing them to learn optimal ranges and mean values for the activation. These parameters are learned during the training process along with the other parameters of the network। तो भाई अभी कुछ भी अज्यूम करके चलो, बाद में ये भी चेंज होते रहेंगे, इनकी भी शिफ्ट चेंजेस आते चले जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ ऊपर ही करा था ये वाला टास्क। ठीक है, ये गामा इंटू एक्स प्लस बीटा, तो ये आपका स्केल था और ये आपका जो है शिफ्ट था। ठीक है, तो नॉर्मल डेटा के साथ आपने ये भी मल्टीप्लाई करा। सो दीज आर एडिशनल पैरामीटर्स विच आर गोइंग टू। अब यहां भी देखो एम एक्स प्लस सी की तरह दिख रहा है, जेड इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बातें एम एक्स प्लस सी वो उठ के सामने आ जाएंगी, इसी तरीके से दिख रहा है। तो आपने डेटा को स्केल करा, शिफ्ट करा, कोशिश यही है आपकी कि आप उसको जो है बेटर ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से लेकर जाएं।
ठीक है, दैट इज द रीजन। और यहाँ मेंशन भी कर रखा है, बाय एडजस्टिंग द शिफ्ट पैरामीटर नेटवर्क कैन कंट्रोल द सेंटर ऑफ द बायस, तो वो बायस, और एडजस्टिंग द स्केल द नेटवर्क कैन कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मलाइज एक्टिवेशन, तो मैग्नीट्यूड एंड द बायस, ये दोनों चीजों को एडजस्टमेंट या कंट्रोल करा जा रहा है इन पैरामीटर के माध्यम से, क्योंकि शिफ्ट तो तुमने कर दिया, अब कंट्रोल भी कर रहे हैं उसको। ठीक है, कि उसकी व्यवस्था बनी रहे, इसी डेटा पर वो ट्रेन हो, ये आपने काम करा। तो स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ये चीज होती है। और उस कोवेरियंस शिफ्ट भी कहीं नीचे नाम आया था कि कोवेरियंस शिफ्ट क्या होता है। See, covariance shift is a phenomena that occurs when the input distribution of the data changes between the training and the testing phases. मतलब it describes a situation where the statistical properties such as mean and the variance of the input changes across the data sets for different time periods. ठीक है, तो भाई डेटा है, डेटा को बैच में ले रहे हो, उसको रैंडमली पिकअप कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए दे रहे हो, कुछ और मीन होगा, कुछ और वेरिएंस होगा, टेस्टिंग के लिए कोई और डेटा ले रहे हो, उसका कुछ और मीन वेरिएंस होगा। तो यार ये सब शिफ्टिंग हो रही है, ये सब। ठीक है, ये उन्हीं को दर्शाया जा रहा है। इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनपुट फीचर change across the data sets or different time periods. यानी कि a model is trained on one data may not perform well on another data. फिर वही बात, डेटा के तो खेल है, पूरा डेटा का खेल है, क्योंकि तुम बैच नॉर्मलाइजेशन लगाओ, वो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, ड्रॉप आउट लगाओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला, न्यूरॉन का आउटपुट देता है मैथ्स, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, एक्टिवेशन फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला, सभी तो मैथ्स है। लेकिन तुम्हारा डेटा कैसा है, तभी तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, मैं हमेशा बोलता हूं डेटा को समझना ही डेटा साइंस है, दैट इज द मेन रोल। तो आपका डेटा जो है इट कैन बी डिफरेंट। ओके सर, डिफरेंट बैचेस हैव डिफरेंट स्टैटिस्टिकल, यस हो सकता है ना, डिफरेंट बैचेस हैव डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तभी तो हम क्या करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें पढ़ते हैं, एंड वेरिएंस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ते हैं, सारे रेफरेंस जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि रैंडम वेरिएबल कौन सा इस डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू अचीव कर सकता है, ये सब पढ़ा है मैंने अपने एमएल के अंदर। ठीक, तो यहां पर भी ये बात सामने आ रही है कि एक मॉडल जो किसी डेटा पर ट्रेन किया गया है, अब उसको कोई और डेटा देते हो जो उसने नहीं देखा, और आप उससे बोलते हो कि जवाब दे, तो भाई वो अटरम सटरम जवाब दे सकता है। ठीक है, क्योंकि डेटा जिस पर वो ट्रेन हुआ है तो उसके पीछे लगी है मैथ्स, उसके पीछे लगी है लॉजिक, उसके पीछे लगी है रीजनिंग, उसके पीछे लगी है स्टैटिस्टिक्स, उसके पीछे लगी है प्रोबेबिलिटी। उसको ये थोड़ी ना समझ में आता माय नेम इज निर्मल, ये थोड़ी ना वो तो ये समझता है ये सेंटेंस है, इसके पीछे मैथ्स क्या थी, कहां से माय आया, कहां से नेम आया, कहां से इस आया, कहां से निर्मल कहां से आया, वो उसके पीछे मैथ्स क्या थी वो ये समझता है। और यदि मैथ्स बदल गई, यानी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, यानी मीन बदल गया, स्टैंडर्ड डिवीजन बदल गया, वेरिएंस बदल गया, तो तुम्हारे मॉडल ने कुछ और आंसर देना शुरू कर दिया। ये कहना चाह रहा है, दैट इज अ शिफ्ट। सो अगेन फिर पढ़ के बता रहा हूं मैं, when covariance shift happens, what is the covariance shift? It is a phenomena that occurs when the input distribution of a data set changes between training and the testing phases. तो ट्रेनिंग के दौरान डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और था, टेस्टिंग के दौरान डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और था, तो शिफ्ट हुआ। ठीक है, देयर इज अ शिफ्ट। आप ऐसे मार्क कर सकते हो कि ट्रेनिंग के दौरान मीन न्यू वन था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन था, टेस्टिंग के दौरान मीन न्यू टू हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा टू हो गया। तो शिफ्ट क्या हुआ, न्यू टू माइनस न्यू वन, ये शिफ्ट हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या शिफ्ट हुआ, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, ये शिफ्ट हुआ। तो दिस इज अ कोवेरियंस शिफ्ट। कोवेरियंस वेरियंस यानी ट्रेनिंग का वेरियंस और टेस्टिंग का वेरियंस। और कोवेरियंस भी पढ़ा है अपन ने, ठीक है, जब मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ाया था मशीन लर्निंग के अंदर, वहां कोवेरियंस टर्म बताइए। ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, ये एक ये टेबल बनाइए आप। ठीक है, वन ये एक्स फीचर की ये डेटा एंट्री, ठीक है, एक्स2 की दूसरी डेटा एंट्री। ठीक है, इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस इंडिविजुअल निकाला जा सकता है, वो होता है एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स1 माइनस एक्स बार,
और x2 माइनस एक्स बार, यानी x, ये एक इसका मीन और एक इसका मीन। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आता है कोवेरियंस। ठीक है, वेरियंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन, दैट इज अ वेरियंस। ठीक है, तो इस पॉइंट का इसी के मीन से मतलब जब माइनस करोगे तो वेरियंस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोवेरियंस आता है। वो ये शिफ्ट की बात कर रहा है वो। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या करें? दिस इज बिकॉज द मॉडल हैज लर्न पैटर्न स्पेसिफिक टू द ट्रेनिंग। अब मॉडल ने तो भैया जैसा डेटा दिया था पहले वैसी उसकी ट्रेनिंग हुई है, वहीं से सीखा है वो, और वहीं से जवाब देना जानता है वो। दैट डू नॉट जनरलाइज वेल टू द टेस्टिंग डेटा ड्यू टू द शिफ्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपका जो टेस्ट डेटा था वो अलग था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, तो उस चक्कर में वो आंसर कहां से दे सही। ठीक है, सो टू एड्रेस द कोवेरियंस शिफ्ट वेरियस टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड, जैसे कि फीचर स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो भाई यही प्रोसेस जो आप कर रहे थे ना ऊपर, ये उसका तोड़ है, ये मतलब ये उसका फाइनल कंक्लूजन है। आपने नॉर्मलाइजेशन क्यों करा, आपने फीचर स्केलिंग क्यों करा, आपने स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करा? वो इस कोवेरियंस शिफ्ट से बचाने के लिए, वो ओवरफिटिंग से बचाने के लिए। वो कोवेरियंस शिफ्ट ही मतलब ओवरफिटिंग तो सब समझते हैं कि हाँ ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा था और टेस्टिंग पे सर फेल हो गया मेरा मॉडल। तो टेस्टिंग पे फेल हुआ काहे के लिए? इसलिए फेल हो गया भाई कि ट्रेनिंग पे जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ और था, टेस्टिंग पे डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ और था। तो भाई मेरा मॉडल ट्रेनिंग पे तो सीख गया, लेकिन जैसे ही उसको दूसरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ाया उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो जवाब दे ही नहीं पाया। ठीक है, तो टीचर ने बच्चे को जो क्लास में क्वेश्चन दिए थे कि ये आएंगे तो वो रट गया, और जैसी एग्जाम आई तो दूसरा क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया उसको, और जब दूसरा क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया तो उसके पल्ले नहीं पड़े क्वेश्चन, वो आंसर ही नहीं दे पाया, तो फेल हो गया। यही होता है ओवरफिटिंग, और यही शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए फीचर स्केलिंग करो, नॉर्मलाइजेशन करो। ठीक है, डोमेन अडेप्टेशन, यानी कि aim to adapt the model from the source domain, training data and target domain, testing by aligning the feature तो भाई फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को व्यवस्थित करिए, चाहे ट्रेनिंग का हो टेस्टिंग का हो, सब पूरा करिए आप। ठीक है, तो भाई आप बच जाओगे, आपका मॉडल सही जवाब देगा। ठीक है, आई वांट टू बेटर जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, सो ये देना है आपको। ठीक, तो जो कल के क्वेश्चंस थे उसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑल राइट, फाइन, देन हाँ सो लास्ट द क्वेश्चन। ये सर सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हम्म एक क्वेश्चन ये, जैसे हम स्टैंडर्ड स्केल, हम्म जैसे आपने बोला कि कोवेरिएंस शिफ्ट जो हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि हमारा दो फीचर्स के में मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के टाइम पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दैट इज डिफरेंट, राइट? हाँ हाँ तो अब जब मैं अपना, जैसे मैं मॉडल अपना ट्रेन करता हूँ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, राइट? और हम्म जब ऑब्वियसली जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो स्टैंडर्ड स्केलर मैं यूज कर रहा हूँ। अप्लाई कर रहा हूँ हाँ अपने हाँ कर रहा हूँ। ट्रेनिंग डेटा में। हाँ हाँ और फिर बिल्कुल। मैं वही सेम स्टैंडर्ड स्केलर का जो ऑपरेशन है वो मैं टेस्टिंग डेटा में भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम्म उसके बाद भी कोवेरिएंट शिफ्ट जो आएगा वो इसलिए आएगा, राइट? बिकॉज ट्रेनिंग और टेस्टिंग माना कि आप उन पे दोनों पे स्टैंडर्ड स्केलिंग लगा रहे हो, बट उनके मीन और वेरिएंस आपस में अलग हो सकते हैं, हो राइट? सकते हैं, हो सकते हैं, यस, बिल्कुल हो ओके। सकते हैं। आपने कोशिश तो करी कि उनको स्केल करें, करा भी, आपने ट्रेनिंग को स्केल करके दिया मॉडल के अंदर, उससे वो ट्रेन हुआ। ठीक है, बाद में आपने टेस्टिंग डेटा के साथ भी यही करा, उसको स्केल करके दिया आपने मॉडल के अंदर, और सेम आर्किटेक्चर तो रहेगा, है ना? आप जो आर्किटेक्चर बना रहे हो, जो मॉडल बना रहे हो, जो उसमें लेयर्स हैं, वो ट्रेनिंग के साथ भी वही काम करेंगी और टेस्टिंग के साथ भी वही काम करेंगी। ठीक है, फाइन, मतलब उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, टेस्टिंग में भी ड्रॉप आउट होगा, सब होगा। तो सेम फिनोमेना दोनों में अप्लाई होगा, तब जाके हमारे एक्सपेक्टेशन है कि जो रिजल्ट्स आए। लेकिन फिर भी हमने फिनोमेना तो वही अप्लाई करे, ड्रॉप आउट करा, नॉर्मलाइजेशन करा, स्केल करा, उसके बावजूद भी सब्जेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा हम कहां तक उनके बीच में रिजेंबल कर पाए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो है कि हमने उनको कोशिश करी सेम ऑपरेशंस लगा के, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के, कि भाई तुम्हारा मीन और वेरिएंस जो है व्यवस्थित हो जाए, कंपैरेटिव हो जाए, तो हम आपसे जो चाह रहे हैं एक्यूरेसी या स्कोर्स अच्छे निकाल लें। ठीक है, फाइन, हमारी एक्सपेक्टेशन तो है, और होती हो भी जाती है। यदि नहीं है तो फिर आप आर्किटेक्चर चेंज करो फिर। ठीक है, या डेटा के ठीक ऊपर है और सर। ज्यादा प्री प्रोसेसिंग करो, देखो जरा कहाँ क्या गलती हो रही है।
ठीक है ऑलराइट। सर। तो ये आर्किटेक्चर बनाते वक्त ये कोई नहीं बताता, कहीं कोई किसी कोई दुनिया का यूट्यूबर पकड़ लो तुम, चाहे तुम कहीं का भी इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में आए, ठीक है, जिसका जो देखना है देख लो, सीख लो। भैया हम तो यहाँ लाइव आपके सामने आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में पूरे कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें, ठीक है। बाकी कहीं से कुछ होने नहीं वाला, आप किसी को भी पकड़ लो, समझ में नहीं आएगा कि ये लेयर क्यों ऐड करी और उसके बाद ये वाली लेयर क्यों ऐड करी, क्या हो रहा था। अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि बैच नॉर्मलाइजेशन है, ड्रॉप आउट है, क्या होते हैं, इनसे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था जो कल सामने आया, ठीक है, और आपका ही था सोहेल, कि पहले पूछा था आपने कि सर नॉर्मलाइजेशन लेयर में पहले ऐड करूं या डेंस लेयर पहले ऐड करूं, किसको ऐड करूं मैं, मतलब जब मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूं तो व्हाट आई कैन डू। तो उसका भी आंसर मैं आपके लिए नोट्स में लेकर आया हूं, यहाँ पर बनाया मैंने, ठीक है। और कल आखिरी का हमारा डिस्कशन इसी पर एंड हुआ था। फाइन। सो बैच नॉर्मेशन लेयर्स आर टिपिकली प्लेस बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन के पहले इनको पुश किया जाता है। तो भाई होता क्या है मेरे पास, मैं जब डेटा न्यूरॉन को देता हूं, ये आई गिव एक्स टू द न्यूरॉन, ये निकलकर बाहर आता है WX+B के साथ। तो वो कह रहा है कि जब ये आउटपुट आए ना, तब जाके बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दो भाई, एक्टिवेशन के पहले आप निपटा दो ये काम। इन जनरल यही होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन एक्टिवेशन के पहले लगती है, ठीक है। ये कह रहा है वेदर दे शुड बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर, अच्छा जरूरी नहीं, बाद में भी कर सकते हो, वो आके मारेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यही हमारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग होती है कि जो लॉजिक लगाना लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत आएगा तो सीखेंगे, कोई इशू नहीं। और गलत आए, मैं तो चाहता हूँ गलती करो तुम, गलती से तो सीखते हैं, ठीक है। लेकिन उसको सीखने के बाद उसको इंप्रूव करने वाले कोई जो है वो समझदार कहते हैं, ठीक है। तो भाई बात ये हुई कि आगे लगाइए आप, जब बाद में लगाइए, इन जनरल तो एक्टिवेशन के पहले लगाते हैं। नाउ जो भी आप आर्किटेक्चर बना रहे हो, तो उसके स्पेसिफिक आपने बेस्ट नॉर्मेशन को आगे लगाया या बाद में लगाया, जो भी, ठीक है, द डिजाइन चॉइसेस मेड ड्यूरिंग द मॉडल, जो भी आपने चॉइस थी आपकी, उस हिसाब से आपने उसको करा। हाउएवर द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इज टू प्लेस द बेस्ट नॉर्मेशन लेयर बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन, विच इज टिपिकली राइट आफ्टर द आउटपुट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आपको आउटपुट मिला ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद नॉर्मलाइज कर दो डेटा को, ठीक है। इसके बाद आप डेटा को नॉर्मलाइज करें, ठीक है। एग्जाम्पल डेंस लेयर, दिस अलाउज द बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर टू नॉर्मलाइज द इनपुट टू द एक्टिवेशन फंक्शन, which can help to stabilize and speed up the training process। यानी कि पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन लगाइए, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आप डेटा दे दो, ये काम करो। क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, वो कह रहा है कि आपको जब आउटपुट मिला WX+B, ठीक है, उसे आप क्या कर दो, नॉर्मलाइज कर दो, ठीक है। वो स्टेबलाइज और स्पीड ट्रेनिंग की व्यवस्थित कर देगा। लेकिन यदि आपने एक्टिवेशन फंक्शन पहले लगा दिया, तो रिजल्ट आपको एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन जैसे रेलू लगाया है, तो रेलू क्या बोलता है कि नेगेटिव पे 0 और पॉजिटिव पे वही वाला नंबर, यानी अब वो डेटा चेंज हो गया, जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो निपट गई, है ना, और पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वाली 0 हो गई, अब वो डेटा चेंज हो गया। अब तुम नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हो, अरे भाई नॉर्मलाइज तो तब होता है जब ओरिजिनल डेटा मेरे सामने हो, जो ओरिजिनल डेटा है ना उसको नॉर्मलाइज करो। तुम्हें 0 और वो वाले नंबर को नॉर्मलाइज कहां से करने बैठ गए, तो एक्टिवेशन के पहले करो नॉर्मलाइजेशन, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया WX+B, ठीक है, ये तो होता ही है, मेरे यहां से आंसर आया ये WX+B, दिस इज द आंसर विच आई गॉट, ठीक है। फाइन, वी हैव टू डू इट दिस फॉर ईच डेंस लेयर, हाँ हर डेंस लेयर के लिए करना है आपको, हर डेंस लेयर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ठीक। तो ये न्यूरॉन से रिजल्ट आया, इसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया, इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगाइए, ठीक है। इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगाइए और जो रिजल्ट आ रहा है उठा के अगले न्यूरॉन को दे देना, ठीक है। ये काम कर देना आप,
ओके, ये बोल रहा है प्लेसिंग बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन इंश्योर्स दैट द इनपुट टू द एक्टिवेशन फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मल इनपुट गया है एक्टिवेशन फंक्शन को, विच हेल्प्स टू कीप द एक्टिवेशन विद इन अ सर्टेन रेंज एंड प्रिवेंट्स द ड्रिफ्टिंग टू फार फ्रॉम द मीन, स्पेशली ड्यूरिंग द डीप लर्निंग नेटवर्क। ठीक है, तो आपने एक नॉर्मल डेटा जब एक्टिवेशन फंक्शन को दिया ना, तो भाई उसके अंदर जो ड्रिफ्टिंग या शिफ्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो नहीं होगा इतना, वो प्रिवेंट होगा। क्योंकि यदि आपने ऐसा डेटा दे दिया एक्टिवेशन फंक्शन को, ठीक है, जो कि ड्रिफ्टेड है या उससे ड्रिफ्टेड आ जाएगा, तो फिर आप वही शिफ्ट कोवेरियंस शिफ्ट वाली जो ऊपर प्रॉब्लम बताइए उसमें अटक जाओगे। ठीक है, ये टेक्निकली है, आप उस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फाइन। तो भाई हमारा क्या क्या, क्या कहने का मतलब हो गया, किस तरीके से मुझे लेयर बनानी रहेगी अब यहाँ पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने ली डेंस लेयर, यहाँ पर मैंने 128 न्यूरॉन लिए, यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन मैंने रेलू लिया, ठीक है, एंड देन सो ऑन, यहाँ पर जो है मैंने इनपुट्स है। इसके बाद में बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दूं, सोहेल लगा दूं बैच नॉर्मलाइजेशन इसके बाद, यस सर। है ना। बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया, एंड देन फिर बाद में इसके बाद ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट लगा दें, फिर ड्रॉप आउट कर दो, ये काम करो आप। ठीक है, तो हम कह रहे थे ना ड्रॉप आउट पहले यूज करना है, नॉर्मलाइजेशन यूज करना, अब डेटा को नॉर्मलाइज करो। ठीक है, और नॉर्मलाइज करने के बाद तो एक्टिवेशन फंक्शन से पास होगा, तो जो हमारी ड्रिफ्टिंग या शिफ्ट है वो आपको इग्नोर हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो ड्रॉप आउट पहले कर दो, नॉर्मलाइजेशन बाद में कर दो, लेकिन वो चेंजेस आ जाएंगे फिर आंसर में। ठीक जी। है, और शिफ्ट नजर आने लग जाएगा आपको, तो मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यही उसका मैथमेटिकल या रीजन है कि टिपिकली प्लेस बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शन के पहले इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, वेदर दे शुड बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर डेंस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक, कुछ भी है आपका जो भी आर्किटेक्चर होगा, डेंस की बात करो, डेंस के पहले उसको एक्टिवेशन फंक्शन के पहले इस्तेमाल करो आप। ड्रॉप आउट को आगे करो पीछे करो, वो अलग जगह है, वो आप जैसा आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे बना रहे हो, द डिजाइन चॉइसेस आर मेड ड्यूरिंग द मॉडल डेवलपमेंट। ठीक है, वो जो भी आप कर रहे हो आर्किटेक्चर में, अब आप यहाँ यदि ड्रॉप आउट को इधर कर रहे हो, बैच नॉर्मलाइजेशन को नीचे कर रहे हो, ये मान के चलिए एक्टिवेशन फंक्शन पहले काम नहीं करना चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन बाद में काम करे, ड्रॉप बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद काम करे। ठीक है, इस तरीके से कई बार क्या होता है, ड्रॉप आउट के अंदर एक पैरामीटर और होता है, वो इनिशियलाइजर होता है, ये बैच नॉर्मलाइजेशन का एक इनिशियलाइजर भी होता है, जैसे ही नॉर्मल वगैरह कुछ कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता लो हर्ट करके। है ना, है ना, ये भी होता है, मतलब इसी के अंदर यूज करते हैं। ठीक, अब यहां आपने बैच नॉर्मलाइजेशन डेंस के बाद लगाई है, तो कई कई चीजें हैं जो इनडेप्थ सोचना पड़ेंगी। अच्छा, मैं यदि स्टैंडर्ड स्केलर पहले ही लगा देता हूं, मान लो इन केस, तो मैं तो पहले ही नॉर्मलाइज करके दे रहा हूं उसको, है ना, डेटा नॉर्मलाइज ही दिया ना उसको, स्टैंडर्ड स्केल लगाई तो डेटा नॉर्मलाइज दिया उसको मैंने पहले से ही, फिर मैं अपना आर्किटेक्चर बना रहा हूं, और उसके बावजूद भी भाई मेरे से सबर नहीं हुई, तो फिर मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन अपनी तरफ से और अलग अलग से जोड़े, यानी ऐसा आर्किटेक्चर बना रहा हूं। और आपने देखा भी था, मैं अपना जो ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा था, ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा उसको स्टैंडर्ड स्केलर में देकर स्केल कर दिया, उसके बाद ये वाला डेटा मैंने मॉडल के अंदर ट्रेनिंग के अंदर के लिए दिया, तो पहली मेरी डेंस लेयर थी, तो मैं तो स्केल्ड डेटा करके दे रहा हूं ना। ठीक है, और अज्यूम कर रहा हूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वही दे रहा हूं, और डेंस लेयर में दिया, उसके बावजूद भी भाई मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया, उसके बावजूद भी लगाया कि नहीं भाई ये तो लगेगा, ये काम तो होगा। ठीक है, और टेक्निकली वो कह भी रहे हैं कि भाई ये स्टेप्स फॉलो करें आप, ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखने वाला है। ठीक है, ये सर आज द क्वेश्चन। Sir, activation function is a part of dense layer only, right? हाँ, Or एक्टिवेशन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेंस लेयर। अगली अगली लेयर पे जो आउटपुट जाना है वो एक्टिवेशन के बाद ही उससे उससे होके गुजरेगा वो। तो सर अगर हम ये लाइन लिखते हैं कि हाँ हाँ हाँ, कि बैच नॉर्मलाइजेशन बाद dense में लिखा layer है। and after that we do हाँ batch normalization, so हाँ, how we ensure कि batch normalization is happening after that, after the activation function only? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्वेश्चन है कि हम कैसे इंश्योर करें कि बैच नॉर्मलाइजेशन जो है, देखिए सर, एक डेंस है, ये दूसरा डेंस है, इनके बीच में आपने लगा रखी है बैच नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट, ये आपने लगा रखी है इनके बीच में।
करेक्ट। ठीक है। अब सर इस डेंस पर जो आंसर जाएगा, क्योंकि एक न्यूरॉन से तो y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी निकलता है, ये एक न्यूरॉन से होके निकलता है। ठीक है सर, इस डेंस लेयर पे था न्यूरॉन, ठीक है, इस डेंस लेयर पे था न्यूरॉन, और और जो है अगली डेंस लेयर पे जाने के पहले ये जो y आया है इसको सर एक्टिवेशन से गुजरना पड़ेगा, AFY। ठीक है, तब जाके ये इस डेंस लेयर पे पहुंचेगा, ऐसे नहीं पहुंचेगा। अब इन दोनों के बीच में आपने लगा रखी है सर एक बैच नॉर्मलाइजेशन और एक ड्रॉप आउट लगा रखी है। अभी ड्रॉप आउट भी हटा दो तो बैच नॉर्मलाइजेशन लगा रखी है आपने, ये काम कर रखा है। तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जाने देगा सर, ये So नॉर्मलाइज it करके। means that हाँ so it means activation function is not part of a dense layer, right? That is in between of both layers, dense layers. देखिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर उसका पार्ट नहीं है, फिर वही बात अगेन, ये फिर ट्विस्ट हो गया। हाँ, आपने डेंस के अंदर ही तो एक्टिवेशन फंक्शन लिखा है ना सर। करेक्ट, बट जो आपने लाइंस लिखी हैं सर कोड के अंदर, हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेंस लेयर लिखा, उसके बाद हमने ये बैच देखिए नॉर्मलाइजेशन लिखा, कोड दिखा देन दो। ड्रॉप आउट लिखा। ओके, ये देखिए कोड भी देखते हैं सर। हाँ ये देखिए, ये आपका कोड है बैच, और चलो ये भी कोड दिखा रहा हूँ सर मैं। ठीक है, डेंस है, ओके, ऐसे बहुत सारे कोड है सर, कल बताए भी थे मैंने। ओके ठीक, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, हाँ हाँ सर बताइए, इसके पर्सपेक्टिव बताइए आप। जैसे ये रहा, ठीक है सर बताइए अब। हाँ, तो सर मेरा ये है कि जैसे डेंस लेयर हमने फर्स्ट लिख ली, राइट, 64 लिख ली। न्यूरॉन्स, हाँ हाँ देन वी आर डूइंग बैच नॉर्मलाइजेशन। हाँ, देन सो वी अभी बैच नॉर्मलाइजेशन, हाउ डू यू एंश्योर बैच नॉर्मलाइजेशन हैपनिंग बिफोर द रिलू हाँ एक्टिवेशन ऑफ द लेयर वन इटसेल्फ? हाँ, ये कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि रेलू एक्टिवेशन के पहले वो हो रहा है और जो है मुझे आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स को मैंने डेंस के बीच में यूज करा। ठीक है सर, यानी जो करेक्ट, इस डेंस पे करेक्ट, जो आंसर जाएगा वो नॉर्मल होते हुए ड्रॉप आउट होते हुए फिर इस पे जाएगा, है ना सर, करेक्ट। ये होगा। अब सर ऐसे तो मैंने ड्रॉप आउट पॉइंट टू इस डेंस के बाद लिखी है ना, लेकिन मैं ड्रॉप इसी के ही न्यूरॉनों को करता हूं। ठीक है, यदि मैंने करेक्ट। लिखा डेंस 64 और फिर उसके नीचे लिखा ड्रॉप पॉइंट टू, ड्रॉप पॉइंट टू, यदि ऐसा लिखा मैंने, तो सर वो ये जो ड्रॉप आउट है ना सर, इसी से ही एसोसिएटेड है इस डेंस से ही। अब क्या होता है ना ओके, सर, मैं एक साथ सारी चीजें नहीं लिख सकता सर। ठीक है, ओके। एक साथ नहीं लिख सकता सारी चीजें। तो ये वाला ड्रॉप आउट इसी डेंस से एसोसिएटेड है, लिखा भली बाद में है, तो 64 में से ओके, 0.2 को वो कम कर देगा, मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी उनको कम कर देगा, इसी से तो ये सर बैच नॉर्मलाइजेशन भी ना इसी से ही एसोसिएटेड है सर, लिखा भले बाद में ओके, है ना सर, ये चीज है। तो ओके, ये टास्क परफॉर्म हो रहा है इंटरनली उनका। ओके, ओके। इनका एसोसिएशन है सर ये साथ में, फिर बाद में अगली डेंस ले रही है। अब जैसे यहाँ पे 0.2 लिखा है, तो ये 0.2 किसका है, इसका है। लेयर 2। हाँ, इसका लेयर 2 लिखा भले बाद में है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर पहले डेंस में 32 काम कर जाएंगे। इट्स एन आर्किटेक्चर, इट्स अ समरी, इट्स ये इसकी समरी जो अपन ने बनाई थी, ये कहाँ है, कल अपन एक समरी भी देखी थी, है ना सर, और वो शायद यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया। ठीक है, वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग, ये समरी बना के बताओ। तो समरी में आई थिंक यहाँ है, ठीक, कोई बात नहीं, या जनरेटिव आई के कोड पर है। तो समरी में हमने देखा था कि जो जो लेयर आप यूज करते हो वो तो एक के बाद एक के बाद एक वो दिखा देता है, बट जब उसकी करेक्ट। ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जब उसका वर्किंग, ये रही समरी। तो सर यहाँ क्या लिखा, डेंस लगाई फिर नेक्स्ट ड्रॉप लेयर। आउट लगाई, है ना सर, ये लगाई। करेक्ट, ओके, तो ये ड्रॉप आउट ना इस डेंस का ही तो हिस्सा करेक्ट। है ना, तो इसके ऊपर सर वो परफॉर्म करेगा, यानी उसकी। ठीक है ना ओके, सर, ऑलराइट। अभी तो ठीक है ये है, सर, ठीक। अभी सर एक ये चीज बात और सुनिए। ये जब समरी बनी है, और कल ये बात अपना डिस्कशन में भी आया कि डेंस लेयर में 128 न्यूरॉन है, 1408 पैरामीटर आ रहे थे। कल सर अपन ने कैलकुलेशन करा था, इनपुट 30 था, इनपुट 30 दिया, और 128 न्यूरॉन इस पे हैं, तो 30 इंटू 128 कुछ आंसर आया, उसमें 128 और जोड़ दिया बायस, तो मेरे को 1408 पैरामीटर आए। ये हुआ था कल डिस्कशन। ठीक है, और फिर करेक्ट, मैंने ड्रॉप आउट जोड़ा, और फिर जब मैंने ये वाली डेंस जोड़ी, तो भाई कायदे से क्या होना चाहिए था, तुमने ड्रॉप आउट जोड़ा 20% का, तो भाई 20% ड्रॉप हो जाने चाहिए थे। फिर यहाँ पर 8256 क्यों आया नंबर ऑफ पैरामीटर्स? तो मैंने कुछ देर पहले क्या कहा कि भाई ट्रेनेबल तो सारे न्यूरॉन है,
ये देखो, Remaining gets short हाँ हाँ, circuit. ट्रेनेबल तो सारे हैं, तुम यहाँ पर भले ड्रॉप आउट जोड़ दो, ठीक है, ये इंटरकनेक्शन जब एक्शन में आएगा ना तब पता चलेगा कि क्या हुआ। अभी तो आर्किटेक्चर तो बन के तैयार है, तुम यहाँ ड्रॉप आउट जोड़ दो, तुम बैच नॉर्मलाइजेशन जोड़ दो, अपनी तरफ से सब जोड़ दो, ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे जोड़ दो पीछे जोड़ दो, बैच नॉर्मलाइजेशन आगे करो पीछे करो, तो उससे भी वो कह रहा है यहाँ नोट्स के अंदर कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव तो बैच नॉर्मलाइजेशन आगे करा पीछे करा, मेरा तो बस कायदे का मतलब यह है कि बैच नॉर्मलाइजेशन एक्टिवेशन के पहले होना चाहिए, दैट इज द स्टेप। बैच नॉर्मलाइजेशन ड्रॉप आउट के बाद में हो या पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहना चाह रहे हैं एज पर द Got it. नोट्स, बट इट शुड बी बिफोर द एक्टिवेशन, दैट्स इट, ठीक है। प्लीज टेल नॉन ट्रेनेबल, नॉन ट्रेनेबल वो होती है देवेश, जिनको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग परस्पेक्टिव, यानी उसमें WX+B ये टास्क परफॉर्म नहीं करवाते, वो नॉन ट्रेनेबल लेयर होती है। अब जैसे हम प्री ट्रेंड आर्किटेक्चर यूज करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन में, ठीक है, प्री ट्रेंड जैसे VGG16 VGG19 उनको यूज करते हैं, तो जो अपना बेस मॉडल होता है ना, उसके वेट्स को हम चेंज नहीं करना चाहते, तो हम ये लिख देते हैं बेस जो मॉडल है उसकी लेयर नॉन ट्रेनेबल, उनको मत करो, आगे का जो लेयर ऐड कर रही है उनकी ट्रेनिंग करवाओ, और ऊपर वाले जो बेस मॉडल है उसकी जो लर्निंग हुई है वो ले लो बस, उनको फुल ऑन ट्रेनिंग नहीं करना। तो उस केस में आता है नॉन ट्रेनेबल कितने हैं, यहां तो भैया सब सारे सारे ट्रेनेबल, सारे न्यूरॉन यहां पर ट्रेनेबल है, यहां से कहीं कोई प्री ट्रेंड मैंने कुछ लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से चाहूं तो ये कह सकता हूं कि इनको ट्रेन नहीं करवाना, आई कैन ऐड कि इनको नॉन ट्रेनेबल बना दो, ये वहां पर होता है प्री ट्रेनिंग में, ट्रांसफर लर्निंग के अंदर, तो उस समय बताएंगे, ठीक है। तो सर ये चीज़ है, और अभी वो कोड लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, जो ये दर्शाता हो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी एक मतलब डेंस लेयर में ही आप एक ही नॉर्मल करके होता है, ठीक है, वो आप डेंस लेयर में ही ऐड कर सकते हो, यहीं पर ही, वो वाला कोड मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, बट उसको यहाँ किया जा सकता है, कॉमा करके यू कैन ऐड दैट थिंग, ठीक है, एक नॉर्मलाइजर है ही नॉर्मल करके, वो ऐड कर सकते हो, और ये कहना है कि भाई वो एक्टिवेशन के पहले हो। अभी आपने जो पूछा, अब वो लेयर के है, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन बाद में लगी, इंटरनल सब उसकी प्रोसेस से खींच देगी वो तो, और आपने देखा भी आंसर चेंज आ रहे हैं, ड्रॉप आउट आगे करा, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन को नीचे करा तो कुछ और आंसर आ रहे थे, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन को ऊपर करा, ड्रॉप आउट नीचे करा तो और कुछ आंसर आ रहे थे, तो ये सब टेक्निकली जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं, बट मेरा आंसर सेम से क्या आना चाहिए, और टेक्निकली मेरे को क्या जवाब देना चाहिए एक्टिवेशन के पहले, बाद में करोगे तो भी चलेगा यार, बाद तो वो बोलेगा चलेगा, लेकिन मेरे को वो आंसर नहीं मिलेगा जो मैं चाह रहा हूं, ठीक है, ये सारी बातें हैं उसको लेकर, ठीक है, फाइन, तो ये सारे नोट्स के अंदर मेंशन है, आपको ध्यान रखना है क्या करना है, ऑलराइट, यस यस सोहेल आस्क द क्वेश्चन। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने जैसे बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने बोला कि हम एक्टिवेशन लगाएंगे, ठीक है, हाँ हाँ मान हाँ लीजिए मेरा बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरा ड्रॉप आउट भी है, हाँ तो हाँ, पहले मेरा एक्टिवेशन लगेगा उसके बाद ड्रॉप आउट जाएगा, या पहले ड्रॉप आउट जाएगा उसके बाद नहीं एक्टिवेशन? पहले एक्टिवेशन लगेगा फिर ड्रॉप आउट जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट क्या है, वो तो एक रैंडम प्रोबेबिलिटी है, जो न्यूरॉन को मुझे इनपुट नहीं देना है अगले लेयर के, तो इट्स अ शॉर्ट ओके सर्किट कंडीशन, तो ड्रॉप आउट तो ओके मेरे को असर नहीं, ड्रॉप आउट इज जस्ट अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि किसी न्यूरॉन को इनपुट देना है या नहीं देना है, वो तो रैंडमली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप तो गॉट इट। ऑपरेशन की बात करूं कि क्या ऑपरेशन हो रही है, ये ऑपरेशन पर्सपेक्टिव है, ये बात, ठीक ओके, है, ड्रॉप ठीक आउट है। इज जस्ट अ शॉर्ट सर्किट थिंग, ठीक है, नहीं मतलब बट एक रेगुलाइजेशन का तरीका है तो इसलिए मैंने पूछ लिया, हाँ हाँ, ठीक है। नहीं सही है, बिल्कुल रेगुलेशन का तरीका बिल्कुल जो है, ठीक है, आपने पूछा, एंड ये इस तरीके से आप यहाँ चीजें पे होती हैं। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पॉइंट 4, मतलब इफ यू हाँ हाँ, .4 ऐड कर सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो .4 के अंदर, यस बोलिए, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट लेयर, ठीक है, ड्रॉप आउट मैं ये लिख देता हूँ, अच्छी बात है, सबको याद रहेगा, ड्रॉप आउट लेयर ऐड, तो जब कभी भी आप आर्किटेक्चर बनाए अब न्यूरल नेटवर्क का, तो इसको ध्यान में रख के बनाए, दिस विल हेल्प यू इन गिव द बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, PhD है, एंड यदि गाइड्स हैं तो उनको स्टूडेंट्स को गाइड बताना है कि देखो अच्छा मैंने ये देखा है, अगेन द इश्यूज इज द पीपल आर फेसिंग ट्रबल इन द गाइडेंस,
ओके क्या है क्यों, तो ये टेक्निकली आप लोगों का ये जो काम चल रहा है टेक्निकली मैथमेटिकली कंसेप्चुअली समझ में आने के लिए ही ये पूरा कोर्स और करिकुलम मैंने डिसाइड करा है, ताकि आप स्ट्रांग तो फिर आपके साथ वाले स्ट्रांग। कौन सी लेयर कब का ऐड होनी, क्यों होनी है, क्या कारण है, ये आपको पता होगा तो आप सामने वाले को, ठीक है, और उसकी गलतियों को आप इम्प्रूव करेंगे, ये वाला काम है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अपन। एंड हाँ यस यस। एक क्वेश्चन और था, मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है बट उसका मैं आंसर बस आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि हाँ जैसे हाँ हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल टाइम्स हम मैप बैच नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, हाँ लगाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्या कि जैसे मैं, सीधी सी बात है, मेरे न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो सीधी सी बात है हर एक न्यूरल नेटवर्क लेयर में मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, हो रहे, और उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की वजह से शिफ्टिंग हो मेरा रही है, जो मतलब वही ना कि कैलकुलेशंस हो रही है, जिसकी वजह से मेरा आंसर जो है आउट ऑफ रेंज जा सकता है। जा सकता तो है। उनको बार बार उनको बार बार कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल उनको करना उनको रेंज में लाने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं आफ्टर फ्यू स्टेप्स। है। यस यस इज वेरी दैट द गुड, आंसर? यस दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके गॉट शुरुआत इट। यही हुई थी कि भाई ट्रेनिंग का डेटा है, अलग अलग बैच बना बना के दे रहे हो, ठीक है, और क्योंकि अलग अलग बैच बना के दे रहे हो, रैंडमली कोई भी डेटा पॉइंट सिलेक्ट करके दे रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कहीं किसी का मीन कुछ, कहीं किसी का स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ, तुम तो सबको स्टैंडर्डाइज करो और फिर मॉडल से बोलो कि इस पे ट्रेन हो, और अनसीन डेटा के साथ भी यही कलाकारी करनी है, उसको भी यही करो कि भाई तू स्टैंडर्डाइज हो जा, तू नॉर्मलाइज हो जा, और तेरे को फिर हम देंगे ताकि मेरा मॉडल आपको भी समझे। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग, फिर वही बात है, कल के लेक्चर की पहली चीज मैंने क्या बोला था और आपने ये आंसर दिया था सोहेल, मैंने लिखा था ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर। करेक्ट। तो मॉडल से हम क्या करवाना चाह रहे हैं, पैटर्न ही तो समझवाना चाह रहे हैं उससे। और हम्म। पैटर्न अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1 स्क्वायर, फिर लिखा 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर, वो बीच में कहाँ गया, वो मॉडल कैसे समझेगा, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है, पैटर्न वो मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्या होगा, तो जवाब भी नहीं दे पाएगा वो। तो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए ये सारे काम चल रहे हैं मॉडल से, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। तो बस डेटा का ओरिएंटेशन व्यवस्थित रखिए, आपको सही आंसर मिलेंगे। अब भाई ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं, बड़ी अब ये तगड़ी फील्ड है। तो अभी आपने डेटा और उसके साथ क्या करना चाहिए, कौन सी लेयर यूज करनी चाहिए, ये आपने सुना समझा पढ़ा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिमाइजर इन डीप लर्निंग। अब भाई क्या है कि मेरे को जो है, ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे विद मी टिल द लेक्चर इज गोइंग ऑन, ठीक है, सभी को रुकना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है सोहेल, गुड। तो बात यह है, ऑप्टिमाइजर मैं कहना चाह रहा हूँ क्या होता है कि हम डीप लर्निंग में, जब मशीन लर्निंग में लॉसेस को ही कम करने का उद्देश्य है हमारा, लॉस कम करो, स्कोर बढ़ाओ, चाहे वो ट्रेनिंग स्कोर हो, मतलब एक्यूरेसी, कुछ भी ले लो आप, मैट्रिक्स आपकी इवैल्यूएशन की कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये आप स्कोर बढ़ाइए, लॉस कम करिए, ओके। तो भाई ऐसे ही कोई नहीं हो जाता ये काम, ठीक, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप न्यूरल नेटवर्क में पैरामीटर को ही एडजस्ट करते हो, पूरा न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर एडजस्टमेंट पर ही, अरे मशीन लर्निंग भी था, वहां भी पैरामीटर एडजस्ट ही कर रहा था, मशीन लर्निंग में भी, ठीक है, क्योंकि भाई आपको जो डेटा दिया गया है, ये ये डेटा दिया आपको, ये पकड़ा है कि ये मेरे फीचर्स हैं एक्स, और ये मेरा टारगेट है वाई, ये आपको डेटा पकड़ाया गया, ये x1 x2 x3 x4 x5, ये पकड़ाया गया आपको, तो यू आर हैविंग एक्स एंड वाई, तो ये तो नोन है, ये तो दिए हैं आपको सामने वाले ने कि इस पे ट्रेन करो। तो इस पे ट्रेन करने का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन कि इस पे ट्रेन करो अपने मॉडल को, you are having a mathematical equation, you are having some mathematical formulas over which you are going to submit this data। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, आप लिखते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स तो आपको दिया गया है फीचर है, y आपको दिया गया है टारगेट है, m और c का एडजस्टमेंट होता है वहां पे, यानी इन्हीं की ही पैरामीटर की जो है वो वैल्यू बदल बदल के देखते हैं कि कहां पर किस पर मैं y को अचीव कर पा रहा हूं, जब मेरा x ऐसा है तो भाई मैं y को कैसे अचीव कर पाऊं बेटर वे में। तो m और c इनकी वैल्यू निकाली जाती है, जिसको आप बीटा नॉट और बीटा वन कहते हो, स्लोप एंड इंटरसेप्ट।
तो पैरामीटर ही एडजस्ट होते हैं वहां पे, एक्स और वाई थोड़ी ना होते, ये तो गिवन है। ठीक है, मेरे पास डीप लर्निंग में वेट और बायस हैं पैरामीटर, ये दोनों, इन्हीं का ही एडजस्टमेंट होगा। आपने इनपुट दे दिया, ठीक है, और इन्हीं, इसी को लर्निंग, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, और डीप लर्निंग जैसे मैं बना रहा था यहां कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, कल अनिल सर ने क्वेश्चन पूछा कि सर इनपुट लेयर पे सर मेरे को न्यूरॉन कम रखना है क्या, नंबर ऑफ फीचर से, सर मैंने पढ़ा है बराबर रखना है। तो हमने कहा कम करना है कम कर दो सर, ज्यादा करना है सर ज्यादा कर दो, बराबर रखना है सर बराबर रख दो। ठीक है, वो तो न्यूरॉन के ऊपर आप जितना लोड दोगे उस हिसाब से वाली बात है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कम कम देना है। यदि आपके पास यदि मान के चलो 128 इनपुट हैं और आप अपनी न्यूरल नेटवर्क पर इनपुट लेयर पे वन रख रहे हो, मान के चलो एक ही न्यूरॉन रख, तो पूरे के पूरे 128 इसी पर आएंगे। ठीक है, ऑल विल बी ओवर दिस। सो आपका वेट है यहां पर W इस न्यूरॉन का, और वो X1 X2 X3 X4 सब इसी पे आ गए, और वो W1 ही है सर। ठीक है, एक इसी तो एक ही वेट एडजस्ट होगा, एक ही वेट एडजस्ट होगा मेरे पास। तो आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ एक वेट एडजस्ट करने से मैं अपना आंसर सही, मेरा प्रिडिक्शन सही आ जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि एक न्यूरॉन लेने से, यदि मेरे दिमाग में एक ही न्यूरॉन है, मेरे दिमाग में बिलियंस ऑफ, आप सभी के, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, हम तभी कोई चीज सीख पाते हैं। आपको लग रहा है सर एक न्यूरॉन से अपन सीख लेंगे? एक ही कंप्यूटेशनल यूनिट है तो क्या इसका आंसर सही आ जाएगा, प्रिडिक्शन हो जाएगा सही? नहीं होगा। बराबर भी रख दोगे तो भी चलो ठीक है, ओके, कोशिश करेंगे, ज्यादा रखना पड़ता है। वी आर कीपिंग द न्यूरॉन्स मोर। कम एक रखोगे, मैं कह रहा हूं ना, कभी कोई नाराजगी नहीं होती। ठीक है, एक एक से काम कर, आंसर नहीं आएगा सर सही। बराबर रखोगे तो भी चेक कर लेना, 40 इनपुट है तो 40 न्यूरॉन रख देना पहली लेयर पे, कोई इशू नहीं। एक रखना है एक रख दो, कोई इशू नहीं है, वो कभी कुछ नहीं बोलेगा आपसे। हाँ, आंसर सही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक ही पर लोड आ जाएगा पूरा की पूरा। हम चाहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो सारे न्यूरॉन्स पर, वो सारे वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसलिए बड़ा ज्यादा न्यूरॉन हो, ज्यादा लेयर हो, ट्रेनिंग प्रॉपर हो, ये हम चाहते हैं। और ट्रेनिंग भी कैसी होती है? मैंने बोला फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड ट्रेनिंग होती है आगे की तरफ। और जैसे ही आउटपुट आता है वाईपी, इसको एक्चुअल से मैच करा जाता है, वाई प्रिडिक्शन और वाई एक्चुअल को मैच किया जाता है, और एरर चेक करे जाते हैं, वाई ए माइनस वाई पी। यदि एरर है ऑब्वियसली फिर बैक ट्रैकिंग होती है। बैक ट्रैकिंग ही वेट का एडजस्टमेंट होता है, बैक ट्रैकिंग इज अ वे टू एडजस्ट द वेट्स। और भाई ये बहुत बड़ी कहानी है, वेट एडजस्टमेंट कर लेना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, और आप यदि देखना चाहते हो वेट एक छोटे से आर्किटेक्चर में वेट कैसे एडजस्ट होते हैं, तो दिखा भी देता हूं मैं आपको। कहाँ गया वो? मेरा एक न्यूमेरिकल है वेट एडजस्टमेंट वाला, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, देख लो जरा इसे। ये एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, मैं अपनी डीप लर्निंग में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, इसमें पहले फीड फॉरवर्ड हुआ। फीड फॉरवर्ड का मतलब WX+B और उसको एक्टिवेशन फंक्शन में रख दो, तो बड़े आसानी से फीड फॉरवर्ड में सब खुश हो जाते हैं, अरे सर इतना ही तो काम है, WX+B करना है और उसको एक्टिवेशन फंक्शन में रखना है, वो भी रेलू, मेरे को पता है आंसर क्या आएगा। ठीक है भैया, रख दो, हो गया। और ये तो फॉरवर्ड पास में बहुत जल्दी आंसर निकाल निकुल के बैठ जाते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड पास में, ये मेरा WX+B हुआ और मैंने फिर एक्टिवेशन फंक्शन में रख दिया तो मेरे को आंसर मिल गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एरर निकाले जाते हैं आखिरी लेयर पे। तुम्हारा जब प्रिडिक्शन आया ना, फिर एरर निकलते हैं। एरर निकालने के बाद बैकवर्ड पास होता है, यानी अब सारे वेट को एडजस्ट करना पड़ेगा एरर के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो जो वेट एडजस्टमेंट होते हैं, सबसे पहले आउटपुट लेयर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाली लेयर से ही शुरुआत होती है, ये इसी लेयर से शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से आउटपुट आया, यहीं से शुरू करेंगे। इसके सारे न्यूरॉनों के वेट को एडजस्ट करेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर इसके सारे न्यूरॉनों के वेट एडजस्ट करेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर इसके सारे न्यूरॉनों के वेट एडजस्ट करेंगे। ये होती है बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, और क्या होता है भाई, और वेट एडजस्टमेंट करने करने के लिए ये होता है फॉर्मूला,
डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये होता है। वेर एल इज द लॉस, अल्फा इज द लर्निंग रेट, डब्ल्यू इज द प्रीवियस वेट एंड डब्ल्यू डैश इज द न्यू वेट। ये नया वेट निकालना है तो ये काम करना पड़ेगा आपको, डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। फाइन, दिस इज वॉट यू हैव टू परफॉर्म। हाँ, ग्रेड एंड डिसेंट, ठीक है, यही यही है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही, ये ग्रेड एंड डिसेंट वाली, ठीक है। तो ये लॉसेस हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको जो न्यूमेरिकल बता रहा था, आउटपुट लेयर से शुरू करते हो भाई, यहां देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां कुछ वेट एडजस्ट करोगे आप, ये पूरी मैथ्स लगी गई है, ये फिर पीछे वाली लेयर में जाओगे और मैथ्स बढ़ेगी, मैथ्स बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। बीच में हिडन लेयर पर, ये सिर्फ 2 लेयर के वेट को एडजस्ट करने का पूरा न्यूमेरिकल है ये, जिसमें मात्र 2 न्यूरॉन है, इतनी पूरी मैथ्स लग रही है उसके एडजस्टमेंट करने में। ये आप देख रहे हो, मैं स्क्रॉल करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नजर आ रहा होगा, सिर्फ 2 वेट को एडजस्ट करने में, फिर ये नए वेट आए, तो ये तो भैया एक ही इटरेशन हुआ है, ओनली 1 पास हुआ है। आप देते हो ना ईपो इक्वल टू 10, तो हर एक ईपो में, हर एक इटरेशन में यही खेल होगा। सोचो वो कितना कितना कंप्यूटेशन करता होगा मेरा न्यूरल नेटवर्क। और आपने आर्किटेक्चर जो बनाया है उसमें आप ये देखिए यहाँ कितने पैरामीटर हैं, कितने पैरामीटर हैं यहाँ पे एक छोटे सा आर्किटेक्चर में, जिसमें 1 डेंस, 2 डेंस और 3 डेंस, 3 डेंस लेयर में ही 9000, ओके, इन इन 3 डेंस लेयर ओनली यू आर हैविंग 9000 पैरामीटर। तो इन 9000 पैरामीटरों की वैल्यू एडजस्ट होगी, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इतना बड़ा एडजस्टमेंट होने वाला है ऐसे 9000, तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। और आप बड़ा आर्किटेक्चर बनाओगे तो और ज्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज है, तभी तो कंप्यूटेशनल ओवरहेड होता है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर रिसोर्सेस, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जीपीयूज हो, इफ यू आर वर्किंग विद द इमेज, इफ यू आर वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो वी रिक्वायर द जीपीयूज टू गेट सॉल्व। ऑलराइट, तो भाई मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा था। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इट्स अ ग्रेड एंड डिसेंट प्रोसेस। अच्छा, ग्रेड एंड डिसेंट भी क्या, ये भी देखते हैं। क्या बोला आपसे, यू हैव टू, लॉसेस कम होना चाहिए, ये बोला आपसे। चाहे मशीन लर्निंग हो चाहे डीप लर्निंग, यू वांट टू रिड्यूस द लॉस एंड यू वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, ये होना चाहिए। सो ये आपका लेट अस सपोज एक कर्व है, ठीक है, दिस इज अ कर्व। व्हाट वी वांट इन केस ऑफ ग्रेड एंड डिसेंट या ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करते हैं। हमें नीचे आना है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया जंप करते हुए, एंड फिर वो यहाँ पर आया, एंड देन फाइनली वो यहाँ पर आया, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन होगा दिया, यू विल बी अवेलेबल विद अ फंक्शन, ठीक है। एक नॉन लीनियर फंक्शन होगा, ये बना भी एक नॉन लीनियर ही रखा है मैंने। यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट डिसेंट ऑफ इट। डिसेंट क्या होता है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये डिसेंट होता है। डिफरेंशिएशन यानी लॉस को वेट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, लॉस को वेट के, क्योंकि मुझे वेट ही तो एडजस्ट करने, तो जैसे लॉस होंगे उस हिसाब से मेरे वेट एडजस्ट होंगे। तो लॉस को वेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये ग्रेडियंट होता है। डिसेंट का मतलब ये है कि भैया विपरीत दिशा में, क्योंकि ग्रेडियंट जब भी निकाला जाता है ना तो ग्रेडियंट ऊपर की तरफ जाता है। डिसेंट का मतलब ये है कि भाई नीचे की तरफ आओ, और उसको शो करने के लिए कि नीचे की तरफ आओ, ये माइनस साइन लगाया गया है मैंने। ये माइनस साइन का मतलब यही है कि डेल एल बाय डेल डब्ल्यू माइनस यानी डिसेंट, नीचे की तरफ, डायरेक्शन चेंज। तो ग्रेडियंट की यह है ग्रेडियंट, इसकी दिशा बदलो माइनस से, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट। अल्फा लर्निंग रेट है, यानी वो क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, दिस इज द स्टेप साइज टू रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, टू रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, टू रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नीचे आने का मतलब क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैलकुलेट मिनिमा, मैं मुझे मिनिमा निकालना है, ठीक है। नीचे आने का उद्देश्य है कि मिनिमा आइडेंटिफाई करो। मिनिमा क्यों निकाल रहा हूं मिनिमा, अरे सर लॉस कम करना है ना, मुझे ट्रेनिंग लॉस कम करना है,
वैलिडेशन लॉस भी कम करना, एक्यूरेसी बढ़ानी। तो भाई लॉस लॉस कम करना मतलब क्या 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 कहना चाह रहे हो? लॉस कम मतलब, अरे सर वो ये होता है वाई एक्चुअल, सर ये होता है वाई प्रिडिक्टेड, ये मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। मैं चाहता हूं कि यदि मैं वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्ट का डिफरेंस निकालूं तो ये नियरली इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी मेरा मॉडल सही आंसर दे, ये मैं चाहता हूं। और भाई ये वाई ए माइनस वाई पी ही एरर है या लॉस है, तो मैं चाहता हूं यदि लॉस आ रहे हैं तो लॉस को वेट के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, ये काम मैं करना चाहता हूं, ताकि ताकि मेरे वेट एडजस्ट हों। क्योंकि एक्स और वाई का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकता था वो मैंने पहले कोड में ऊपर कर कुरा के कर दिया, प्री प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो करना थी सब सब कर कुरा के दे दिया मॉडल को। अब मॉडल के अंदर एक्स और वाई का कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा वो डब्ल्यू और बी का होगा, वेट और बायस का, चाहे वो मशीन लर्निंग हो चाहे वो डीप लर्निंग हो। अब कुछ नहीं होगा एक्स और वाई का, इन्हीं को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पैरामीटर एडजस्टमेंट ही लर्निंग कहलाती है। तो मेरे को सर ये सर मिनिमा चाहिए सर मेरे को, जहां पर मेरे लॉस कम हो जाए, ठीक है, ये वाली स्थिति बन रही है। तो ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, ऑप्टिमाइजर आर algorithms और द मेथड्स यूज्ड टू मिनिमाइज एन एरर। तो अब आप समझ गए एरर क्या होता है, हाँ या ना? यू अंडरस्टूड व्हाट इज एरर? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो एरर आप समझ गए हैं, वो मेरे को कम करने का, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ाने का, एक्यूरेसी बढ़ाने का, ये काम है मेरा, यही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन में मैथमेटिकल फंक्शन, तो भैया वो तो पूरी मैथ्स है यार, मैथ्स से तो कहीं बच नहीं सकते। जिसको मैथ्स आती है उसी को डेटा साइंस आती है, उसको मशीन लर्निंग आती है, उसको डीप लर्निंग आती है, उसको एआई आती है। यहाँ भी पूरी मैथ्स लगी है, विच आर डिपेंडेंट ऑन मॉडल्स पैरामीटर्स। मैंने फिर बोला एक्स और वाई पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, ये पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, वेट और वाई पे। मॉडल के अंदर यही खेल खेलेंगे। सो ऑप्टिमाइजर हेल्प टू नो हाउ टू चेंज द वेट्स एंड द लर्निंग रेट। उनको पता है कि वेट को और इनको कैसे बदलने का है, ये वो जानते हैं। कितने टाइप के ऑप्टिमाइजर होते हैं? ग्रेडिएंट डिसेंट, जो अभी सोहेल ने वो उस पर कर दिया था कमेंट पे, सर ग्रेडिएंट, और वो मैंने बता भी दिया आपको। सो ग्रेडिएंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड अपॉन कॉन्वेक्स फंक्शन दैट ट्वीक्स द पैरामीटर्स इटरेटिवली टू मिनिमाइज द गिवन फंक्शन टू अ लोकल मिनिमम। अच्छा, कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन, तो ये समझते हैं आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन क्या होते हैं? सोहेल पता है आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन क्या होते हैं? एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। मतलब कॉन्वेक्स फंक्शंस मतलब जस्ट हाँ, ओके। ये देखिए, ये ऐसा करके आपके पास कोई एक नॉन लीनियर फंक्शन बनाया जाएगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, कुछ नॉन लीनियर फंक्शन आपके सामने बनाया जाएगा, ये, ठीक है। तो क्या होता है, ये लेट अस सपोज मेरा पॉइंट है, और आप देख रहे हो कि एक मिनिमा ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। आपको इतने सारे मिनिमा नजर आ रहे होंगे। मेरा उद्देश्य क्या है कि सर मेरे को इस मिनिमा पर पहुंचना है सर, ये मेरा उद्देश्य है। तो मेरी मॉडल की ट्रेनिंग होगी, एरर आएंगे, लॉस आएंगे, मैं उनको कम करूंगा, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। अब इस पॉइंट को मेरे को अगले कौन से पॉइंट पर लेकर जाना है, वो कैलकुलेट होगा। एरर कम करना, लॉस कम करना, दैट इज डीएल बाई डी डब्ल्यू। डीएल बाई डी डब्ल्यू क्या होता है? स्लोप या इंटरसेप्ट। स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप या इंटरसेप्ट किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, ठीक है, वो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। आपने यहां से शुरू करा, मैंने ये बनाया, ये बना एक लाइन, दिस इज अ स्लोप टू द कर्व। तो अगला पॉइंट मेरा ये मिला, दिस इज द पॉइंट विच आई गॉट, ठीक है। अगला पॉइंट भाई मैंने फिर एक स्लोप बनाया, ये वाला मिला। मेरी वो पॉइंट है ना नीचे आ रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स कर्व वो होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन वो होते हैं जिसमें जिसमें यदि देखो भाई क्या हो रहा है, आपका ये जो स्लोप है ना, ये पोर्शन, ये लाइन के नीचे होता है। ये जो दो पॉइंट मैंने निकाले, फॉर एग्जांपल मेरे पास आए हैं दो पॉइंट मैंने जो निकाले हैं, ये कर्व जो है ना, ये उसके नीचे होते हैं। सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी कॉन्वेक्स,
ठीक है। एंड यदि कर्व ऊपर हो गया और तुम्हारी लाइन नीचे है तो ये होता है कॉनकेव। मुझे कॉन्वेक्स फंक्शन चाहिए, यानी वो नीचे ही रहे। ठीक है, नहीं तो एक लफड़ा होता है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, जहां पर कोई लर्निंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, यानी सपाट रहता है वो। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेट, यानी मैं नीचे आया एंड फिर ये सपाट रहा, यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं हुई, फिर नीचे आ रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स हैं जो 12वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मिनिमा, मिनिमम लॉस निकालना है मेरे को, ये करना है। तो आई एम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मैं डिफरेंशिएट करके जीरो करता हूं, है ना। मेरे पास कोई फंक्शन है x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट टू जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन आई विल पुट इट इनटू द इक्वेशन अगेन एंड फाइंड कि इसमें मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही, किस पॉइंट पे आ रही, वो मिनिमम। फिर मैं, भैया डबल डिफरेंशिएशन भी होता है। तो किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल दी, फिर उसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो। और यदि आपका d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा। ये कंडीशंस हैं जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा के, ये वही हो रही है यहाँ, सब वही लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं भाई मेरे को मिनिमा मिले, मेरा पॉइंट जो ऊपर है वो नीचे आए। ठीक है, और वो यहां तक पहुंच जाए। यदि वो यहां तक पहुंच गया तो समझो उसको मिनिमा मिल गया, यानी लॉसेस इतने तक कम कर सकता हूं मैं अपने आर्किटेक्चर में। यदि इतने लॉस कम कर दिए मैंने तो मेरा मॉडल की ट्रेनिंग फाइन हो रही है। और यदि मैं मान लो यहां पर स्टक कर गया, ये भी एक मिनिमा है लेकिन ये वो नहीं, ग्लोबल नहीं, ये लोकल है। ऐसे मिनिमा तो है लेकिन लोकल है। यदि मान लो मेरा पॉइंट यहां तक पहुंच पाया, ये भी लोकल है, अभी मुझे फाइनल मिनिमा मिले नहीं है, नहीं मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ये पूरी कहानी डीप लर्निंग में, मैं जो है मेरे डीप लर्निंग एमएल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं पूरा पूरा बताऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन बातों का। ऑप्टिमाइजर फिर बात करते हैं कि भाई इटरेटिवली मिनिमाइज द फंक्शन टू लोकल मिनिमा, ग्रेडियंट डिसेंट इटरेटिवली रिड्यूसेस द लॉस फंक्शन बाय मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्टीपेस्ट डिसेंट। तो यही बोला मैंने, विपरीत दिशा में जा रहे हो, ग्रेडियंट निकाल रहे हो। ग्रेडियंट किसका? लॉस का, विद रिस्पेक्ट टू द वेट, डी एल बाई डी डब्ल्यू, ये काम कर रहे हो और विपरीत दिशा में जा रहे हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉस फंक्शन, फाइंडिंग द मिनिमा, यूजेस द डेटा इन एंटायर ट्रेनिंग सेट टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अच्छा ये देखिए, ये आ रहा है, ये आपको जो डायग्राम बना के बताया ना, ये अब इसको ऐसे भी देख लो। आप यहां से कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर ऑन अ कर्व एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम डाउन। आप नीचे आना चाह रहे हो, कहां पर? यहां पर। ये मिनिमा है, दिस इज द मिनिमा। ओके, और ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। क्यों? बिकॉज इफ यू कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स यू आर गेटिंग द पीक डाउनवर्ड्स। ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये इसी का निकलेगा। कॉनकेव करोगे तो भाई ऊपर की तरफ जाएगा, वो नहीं चाहिए मेरे को, कॉन्वेक्स फंक्शन चाहिए, तभी तो मैं सर, मिनिमा निकाल पाऊंगा। यस, आज द क्वेश्चन। ये जो लाइन आपने बनाई उस लाइन को क्या कहते हैं? ये तो जो है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन बनाई है, मतलब स्लोप की तरह ही अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जा रहा है डिसेंट। ठीक है, अब आप कह तो जरूर सकते हो सर स्लोप तो ये होता है ना, इसको टच करते जाती है। हाँ ठीक है, ये स्लोप होता है, मान के चलो इसी के पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, टू पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है कर्व पे, विच आई हैव आइडेंटिफाइड ओवर दिस कर्व। सर, ठीक और है। मैंने हम्म, एक बार ऐसी भी चीज पढ़ी है कि हम्म, याद नहीं कभी देखा है, ये जो सामने यू बना हुआ है ना, हम्म, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं जो नीचे जा रहा है। हाँ नीचे मैंने जा। ऐसा भी देखा है कि वो राइट साइड में इनिशियलाइज होके वो राइट साइड से नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ? यहाँ से? ऐसे। राइट से? यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है? हाँ, यहाँ से नीचे अरे की तरफ जा भाई रहा है। दिवेश, कहीं से भी ले लो, जाना नीचे की तरफ ही है, तो राइट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। जहां से लेना ले लो। यू आर हैविंग अ बाउल, ठीक है, यू आर हैविंग अ बाउल एंड यू कैन टेक द पॉइंट फ्रॉम हियर, यू कैन टेक द पॉइंट फ्रॉम हियर, यू कैन टेक द पॉइंट फ्रॉम हियर, एनीवेयर यू कैन टेक द पॉइंट।
जाना भाई उसे नीचे ही है, राइट से ले ले लेफ्ट से ले ले, मिनिमा ही निकालना मेरे को, ठीक है। टेक्निकली समझो दिवेश, मैं मिनिमा की बात कर रहा था, डजंट मैटर राइट से आपने सर पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो, राइट से कर ले लेफ्ट से कर ले, कहीं से भी मिनिमा चाहिए मेरे को, ठीक है, ये बात है। तो क्या हो रहा है, द पैरामीटर विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। अच्छा, ये चीज भी कैसे क्या होती है, उसने बोला ग्रेड एंड डिसेंट, ये देखो ये ग्रेड एंड डिसेंट का फॉर्मूला, और आपको लिख के दे तो दिया मैंने, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल लॉस बाय डेल W, ये लिख तो दिया मैंने, डेल एल बाय डेल W, ये वही था, ये ग्रेड एंड डिसेंट है। यानी नया वेट आपको निकालना है तो पुराने वेट में से ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और लर्निंग रेट है, इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करो, और ग्रेडेड डिसेंट हर एक पॉइंट पे निकलता है, एवरी पॉइंट पर ये डिसेंट निकलता है, ग्रेडेड डिसेंट। अब आपके पास यदि मान के चलो 10,000 पॉइंट है तो मजे आ जाएंगे। ये प्रोसेस ना स्लो है, ग्रेडेंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, कोई पूछे क्या होती है सर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सर लॉस कम करना है सर, कैसे करते हो, और सर वेट एडजस्ट करना है सर, कैसे करोगे वेट एडजस्ट, सर ऐसे करेंगे सर, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। अच्छा हाँ, ये क्या होता है, लर्निंग रेट का सर स्टेप साइज होती है सर, नीचे की तरफ जाते हैं, और ये जो लर्निंग रेट है सर इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है सर, 0.01 होती है, 0.001 होती है। बोले क्यों होती है छोटी, तो ऐसा बोलना है सर, वो क्या है ना, छोटी इसलिए होती है सर क्योंकि यदि बड़ी हो गई ना तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे। मेरा वेट मान के चलो यदि डब्लू है, यदि मैंने बहुत बड़ी लर्निंग रेट ले लिया तो मेरा वेट डब्लू से 10 से 20 हो सकता है, ठीक है, इट कैन इंक्रीज 10 से 20 हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है वेट के अंदर। मैं चाहता हूँ सर मेरे को वेट एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट का मतलब ये है यदि वेट 10 है तो 10.2 हो जाए, 10.3 हो जाए, ऐसे करके मैं वेट में एडजस्टमेंट चाहता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि 10 से 20 हो जाए, यानी आपका जो पॉइंट है ना वो ज़बरदस्त जंप मार रहा है। यदि आपका पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से सीधे उसने यहाँ जंप, ये लर्निंग नहीं कहलाती कभी, दिस इज नॉट एट ऑल लर्निंग। आई वॉन्ट माई मॉडल टू लर्न का मतलब पैरामीटर जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो जो है वो बेटर हो, ठीक है, इस तरीके से वेट एडजस्ट होते हैं। नॉट लाइक दैट 10 से 20 हो गए, 20 से 100 हो गए, दैट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, ठीक है, ये वाली बात है। फाइन, तो ये ऐसा बताना है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या होती है और क्या क्या इसके पीछे का लॉजिक है। फाइन, फिर क्या एडवांटेजेस के, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, भाई ये तो डिसएडवांटेज क्या है, भैया एंटायर डेटा पे हर एक पॉइंट पे लेना पड़ेगा तो ये कैलकुलेशन स्लो है, लार्ज मेमोरी लगेगी, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। जैसा मैंने कहा ना आपसे कि 10,000 पॉइंट्स है तो 10,000 हर एक पॉइंट पे निकलेगा। लर्निंग रेट मैंने आपको बता दिया, स्मॉल स्टेप्स लेनी है, लर्निंग रेट इज द स्टेप साइज। आपका पॉइंट नीचे आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ऊपर से डायरेक्टली यू डू नॉट हैव टू जंप, इफ यू फॉल फ्रॉम द हाइट दैट मीन्स ओवर, ये नहीं करते, लर्निंग स्लो होती है, ठीक है। इट डजंट मीन कि मैं आपको एक ही दिन के अंदर पूरा जनरेटिव आई पढ़ा दूं, आई एम गोइंग टू टीच यू इन इंक्रीमेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो लर्निंग स्लो होती है, स्टेप वाइज होती है, एक साथ नहीं होती। तो अल्फा इज अ लर्निंग रेट, ठीक है। मुझे मिनिमा निकालना है तो भाई मिनिमा को निकालने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आई नीड टू पुट एन एफर्ट्स। तो धीरे धीरे करके ही होता है, स्टेप साइज, स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना पड़ता है तो जाके सक्सेस मिलती है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता सक्सेस का। जो हमारी रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो स्मॉल लर्निंग रेट है, पहुंच रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लर्निंग रेट है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही है, ये तो निपटा ही दो भाई, ये तो टू हाई है। ज़्यादा छोटा लोगे तो धीरे धीरे करके वो पहुंचेगा, ठीक है। इफ यू टेक लर्निंग रेट 0.001 इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ज। इफ यू टेक अ बिट, थोड़ा सा बड़ा लर्निंग रेट यानी कि 0.1, तो थोड़ा सा जल्दी जाके पहुंचेगा। और यदि कुछ ज़्यादा ले लोगे, 10-20 ले लोगे तो उछल ही जाएगा वो, कहीं का कहीं जाएगा वो, तो ये कोई लर्निंग नहीं होती, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट, यस सर ये जे थीटा कॉस्ट फंक्शन होती है? हाँ यस सर,
सर ये जे ऑफ थीटा जो है सर वो कॉस्ट फंक्शन होता है क्या? वो सर थीटा ना, ये जो थीटा है ना, ये थीटा इज अ पैरामीटर सर. थीटा इज अ पैरामीटर एंड जे ऑफ थीटा इज अ कॉस्ट फंक्शन. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जे थीटा इज अ कॉस्ट फंक्शन सर. तो आपको वो जो कॉस्ट फंक्शन दिया ना, कॉस्ट क्या रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर का समीशन का एन. Sir, no So audio. we can't hear you. Sir, now you're audible. Hello? Yes. Yes. जी सर.
सही बात फिर से बताएंगे? Sir, when we divide that mini batch, imagine that entire data, whatever we divide into some parts. The last part, what we get, if it is not fully filled, then what it will happen? Sir, जैसे कि normally what happens in data that is filled with some dummy number or some, there's no asset. Sir.
सर वो जो ऊपर वाली जो अप्रोच थी एट अ ग्रैंड, उसमें अंडर रूट ऑफ उसमें सरेंडर कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कैश प्लस एप्सिलॉन लगाया है। तो एप्सिलॉन मतलब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कैश की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती। नहीं मतलब वो मैं समझ गया एप्सिलॉन का पर्पस यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखिए जैसे आपने मुझे कैश की अभी डेफिनेशन बताई कि जी1 स्क्वायर प्लस जी2 सब जितने भी सारे मेरे ग्रेडियंट्स हैं उनका सम है। अब सीधी सी बात है, अगर मेरा कॉन्वेक्स फंक्शन है जो मतलब ऊपर से नीचे मतलब आ रहा है, तो सीधी सी बात है ग्रेडियंट्स की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, पक्का कुछ ना कुछ तो होगा। तो एप्सिलॉन लगाने का पर्पस क्या होगा? ओके। ठीक है, ठीक है। Engineering. 0।
सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो मतलब टाइम सीरीज में सुना था, बट ये तो मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें। ओके। मतलब स्पेसिफिकली एटम। जी। ओके।